हेलो फ्रेंड्स। आज मैं MSD 11 का कुछ प्रश्न इकट्ठा करके लाई हूँ। इसमें मैं 4 कहानियों को एक साथ ले रही हूँ। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ कि MSD 11 में जो इकाई 1 और इकाई 2 में जो भी कहानियाँ हैं, चार चार कहानियाँ हैं। और मैंने सर्वे किया है, देखा है पिछले सालों के कुछ प्रश्नों को। तो मैंने देखा है कि इनमें से 2, 3 या 4, कभी कभी 4 भी प्रश्न इन्हीं 8 कहानियों से आ जाते हैं। और कुल मिलाकर हमें 3 ही प्रश्न करने हैं। तो अगर हम इस तरह से पढ़ाई कर लें तो मुझे लगता है कि 8 कहानियों से हमारे 3 प्रश्न ज़रूर सॉल्व हो जाएंगे। मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि कहानी का जो MSD 11 का जो प्रश्न मैंने देखा है, तो उसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कहानी का कथा वस्तु क्या है, कहानी की संवेदना क्या है, कहानी का प्रतिपाद्य क्या है, कहानी के केंद्र में क्या चीज़ें रखी गई हैं, कहानी के पात्र का विश्लेषण करें, मुख्य बिंदु क्या है। इस तरह के प्रश्न आते हैं और मैंने एक ही साथ इकट्ठे 4 कहानियों के प्रश्नों को यहाँ पर पॉइंट में मैंने लिखा है, जिससे कि हम इसको पॉइंट में पढ़ सकें और फिर अपने विवेक से, अपने कौशल से हम इसका एग्ज़ाम में विस्तार कर सकें। अभी आगे शुरू करने से पहले मैं एक बार कह देना चाहती हूँ कि कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे और आपके काम का हो तो एक लाइक तो मेरे लिए बनता ही है। तो यहाँ से शुरू करते हैं। ये मेरा जो पहला कहानी है वो तीसरी कसम है। इसके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। इनका जन्म 4 मार्च 1921 को हुआ था और पूर्णिया आरोही हिंगना ग्राम में हुआ था, जो कि बिहार में है पूर्णिया, और आरोही हिंगना ग्राम में। और जो ये कहानी है तीसरी कसम, इसका जो प्रकाशन हुआ था वो 1956 में हुआ था। कहानी के केंद्र में क्या है, तो ग्रामीण संवेदना और प्रेम इसके कहानी के केंद्र में है। और मुख्य पात्र जो है हीरामन और हीराबाई। हीरामन के कुछ दोस्त और कुछ और नाम भी हैं, पर मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। कहानी पढ़ने से आपको पता चल जाएगा। एक बार कहानी पढ़ के ज़रूर जाएं एग्जामिनेशन देने, क्योंकि उससे आपको बहुत सारी चीज़ों का पता चल जाता है। और जब आप कहीं पे कोई चीज़ को कोट करना चाहते हैं तो वहाँ पे लिखे हुए चीज़ों को आप कोट कर सकते हैं। इसमें मुख्य बिंदु मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट किया है। ये जो तीसरी कसम कहानी है, ये शैलेंद्र जी ने इस पर फिल्म बनाया था। और इस कहानी में जो हीरामन है वो एक गाना सुनाता है हीराबाई को। वह है महुआ भटियारिन की कथा। और जो 3 कसम जो ये खाते हैं, कभी कभी पूछा पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि 3 कस्में थी, वो कौन कौन सी थी। तो चोर बाजारी का माल नहीं लादेंगे, बांस लादने के लिए हीरामन की गाड़ी नहीं मिलेगी, और आखिरी कसम ये खाते हैं कंपनी की औरत को गाड़ी में नहीं बिठाएंगे। तो इस तरह से ये प्रश्न भी पूछा जाता है। तो हम इसको अगर हम किताब को, कहानी को पढ़े रहेंगे तो इन तीनों कस्मों को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। और इस किताब का जो पुराना नाम है वो मारे गए गुलफाम है। यहाँ पे मैंने मुख्य बिंदु जो लिखे हैं, इसका इस्तेमाल हम जो कहानी का शुरुआत करेंगे और उसके जो भूमिका लिखेंगे उसमें हम इन चीज़ों को डालकर भूमिका का शुरुआत कर सकते हैं। आगे मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट बनाए हैं, वो कहानी की संवेदना से है। किसी भी कहानी का जो संवेदना होता है उसमें हम क्या क्या डालते हैं कि उस कहानी में क्या चीज़ देखा गया, हमने क्या पढ़ा, तो हमें क्या उसमें जो हमारे अंदर हृदय में हमारे क्या बस गया, क्या चीज़ दिखाई दिया। तो हम इस कहानी को देखते हैं तो इसमें ग्रामीण भूमिका है, ग्रामीण पृष्ठभूमि है। तो जब हम अगर पॉइंट लिखते हैं कि ग्रामीण पृष्ठभूमि, तो हम उसको वहाँ पे इनलार्ज कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो ये कहानी है तीसरी कसम, ये इसका जो पृष्ठभूमि है वो ग्रामीण है। और गांव में एक ये हीरामन और हीराबाई जब वहाँ पे आती है तो उनके गाड़ी में ये हीराबाई को बिठा के ले जाते हैं, और इस तरह से हम अपनी मर्जी से कुछ भी वहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि आंचलिकता है। जब हम आंचलिकता की बात करते हैं तो रेणु की बात करना ही सबसे बड़ी बात होती है, कि क्योंकि इन्हीं से आंचलिकता की शुरुआत मानी जाती है। तो आंचलिकता लिखकर हम यहाँ पे इसको अच्छे से विस्तार दे सकते हैं। फिर यहाँ पे सादगी और भोलापन है। अब कैसे है सादगी और भोलापन, जो हीरा मन है वो बहुत ही सादा सीधा सादा इंसान है, और
इसी चीज़ को लेकर हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि वो सादगी है इस कहानी में, भोलापन है और नैतिक निर्णय है। हीरामन ने भी नैतिक निर्णय लिया और हीराबाई भी, जो आखिर में वो चली जाती है। तो जो नैतिकता है इस कहानी में है, और कहीं भी कोई ऊपर नीचे वाली बात, इधर उधर की बातें नहीं की गई है। नैतिक दृष्टि से लोगों के, किसी के भी पढ़ने के लिए ये बहुत ही उपयोगी है। आज़ाद भारत का परिदृश्य दिखाया गया है। ये किस तरह से दिखाया गया आज़ाद भारत का परिदृश्य? तो यहाँ पे जो हमारे लेखक हैं रेणु जी, उन्होंने बैलगाड़ी को रख दिया यहाँ पे, और ये बताने की कोशिश की, जो हमारे देश, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमने जो सपने देखे, आज़ाद भारत के जो सपने थे वो पूरे नहीं हुए, इसलिए ये इन चीज़ों को वहाँ पे दिखाया गया है। स्त्री का विश्वास, यहाँ पे जो हीराबाई है वो हीरामन के गाड़ी में बैठती है और लंबा सफ़र करती है, तो यहाँ पे उसने विश्वास दिखाया है। उसी तरह से ग्रामीण संस्कार, इसमें ग्रामीण संस्कार को भी दिखाया गया है। और मैंने पहले भी बोल दिया था आज़ाद भारत के परिदृश्य में कि आज़ाद भारत के सपने जो थे यहाँ पे पूरे नहीं हुए, उस परिदृश्य में भी इन्होंने दिखाया है। और गांव में भी स्वच्छंद प्रेम की स्थापना, जो स्वच्छंद प्रेम है वो शहरों तक सीमित था, और उसको लेखक गांव में लेकर आता है, क्योंकि गांव में ज़्यादातर इन चीज़ों को इनकी मनाही होती है। वहाँ पे एक सरल ज़िंदगी लोग जीते हैं, थोड़ा बड़े हुए और कम उम्र में ही शादी हो गई, और इस तरह की चीज़ें देखने को नहीं मिलती है। तो रेणु जी ने यहाँ पे स्वच्छंद प्रेम को भी दिखाया है। तो इस तरह से कहानी की संवेदना, और भी पॉइंट आप कहानी पढ़ेंगे तो आपको शायद कुछ और पॉइंट्स भी मिल जाए जो मुझे नहीं दिखा हो, तो ये डेवलप करना होता है। फिर यहाँ पे प्रतिपाद्य की बात करें तो प्रतिपाद्य में जो कहानी की जो बनावट है, जो संरचना है, जो उसकी भाषिक संरचना है, इन सब चीज़ों को हम यहाँ पे लिखते हैं प्रतिपाद्य में। तो अगर हम इस कहानी को देखते हैं तो ये आम बोलचाल की भाषा में लिखी गई है, इसकी बोली जो है वो खड़ी है, और ग्रामीण भाव है इसमें, प्रसाद गुण है, सरल साहित्य, सहज और मार्मिक है ये, वाक्य विन्यास सरल है, संक्षिप्त है, रोचक है, अलंकृत है, आधार में प्रेम है, परंतु पूरे समाज का चित्रण है इसमें। और ग्राम जो है वो, वहाँ पे ग्रामीण परिवेश है, और जमींदारी प्रथा को भी यहाँ पे दिखाया गया है। तो इस तरह से जो इसका प्रतिपाद्य हम ऐसे ही तैयार करेंगे। एक और चीज़ कभी कभी पूछा जाता है कि जो भाषा शैली कैसी है, तो वहाँ पे हम इन चीज़ों को लिख सकते हैं कि जो भाषा है वो खड़ी बोली है, आम बोलचाल की भाषा है, और ऐसी चीज़ें वहाँ पे अलग कर सकते हैं इसमें से, जो मैंने यहाँ पे इकट्ठा किया है। तो ये हमारा तीसरी कसम कहानी को इस तरह से हम अगर एक बार पढ़ के और इन पॉइंट्स को याद करके और इसकी तरह से हम अगर इसको डेवलप कर ले, तो बहुत अच्छा हमारा जवाब बन जाएगा। और कहानी में कुछ जो बातें हैं उसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। दूसरा कहानी बदबू है। ये शेखर जोशी जी की कहानी है, और इनका जन्म जो है 10 तारीख को और 9वें महीने में और 1932 में हुआ था, अल्मोड़ा के ओलिया में। जो गांव था वो ओलिया था, और इसका जो बदबू कहानी का प्रकाशन है वो 1958 में हुआ, और इसके केंद्र में पूंजीवाद पर ये हमला जो है उस किया गया है, उसके केंद्र में यही है। पात्र मुझे याद नहीं था अभी, तो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है, एक बार बुक में देख लेंगे। कारखाना और वहाँ का परिवेश दिखाया गया है इसमें। जो मैंने इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैंने बनाए हैं वो कारखाना और वहाँ का परिवेश दिखाया गया है। वहाँ की व्यवस्था की बदबू को दिखाया गया है कि जो व्यवस्था है उसमें जो बदबू है उसकी बात की गई है। और शोषण, अव्यवस्था की दुर्गंध है, शोषण है, अव्यवस्था है। कहानी में दिखाया गया है कि लोगों ने इस अव्यवस्था को अपना लिया है, और इसमें ये दिखाया गया है कि लोग कैसे इस अव्यवस्था को अपना लिए हैं। बदबू, हाथ से बदबू आ रही है लेकिन उसको वो महसूस नहीं करते हैं। किस तरह से हाथ को परिश्रम करने का सूचित दिखाया गया कि हाथ जो है वो परिश्रम करता है, परिश्रम का वो सूचित है, इसको सूचित करता है, दिखाता है। तो ये हमारा पॉइंट है, महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो हम इसी तरह से फिर जो जब हम आंसर करेंगे तो उसमें पॉइंट आउट कर सकते हैं भूमिका के तौर पे। उसके बाद हम देखते हैं कि ये व्यवस्था मनुष्य को पशुवत बनाती है। अगर हम यहाँ पे देखें कि इसका संवेदना क्या है कहानी का, तो ये व्यवस्था मनुष्य को पशुवत बनाती है, इसकी संवेदना के तौर पे हम देखें तो।
क्योंकि अगर हम इस व्यवस्था को, जो अन्याय है, अत्याचार है, शोषण है, इसको हम अगर अपना लेते हैं तो हम मनुष्य भी पशु के समान ही तो माने जाएंगे ना। उसी तरह से जिजीविषा और संघर्ष की कहानी है। फिर बाबूगिरी और दादागिरी को दिखाया गया है। इसमें एक जगह दिखाया गया है कि एक लकड़ी का लट्ठा वहाँ पे रख दिया जाता है और उसको फांद फांद के जाना होता है, ताकि ये कंफर्म हो कि किसी ने कुछ चोरी नहीं किया है। तो स्पष्ट रूप में दिखा बोला नहीं जाता है, पर उसका यही तात्पर्य होता है। तो यहाँ पे भी ये बाबूगिरी और दादागिरी की बात हो सकती है। तो जब हम आंसर करें तो ऐसी चीज़ों को, ऐसे वाक्यों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मजदूर को यंत्रवत कार्य करते दिखाया गया है कि जो मशीन जिस तरह काम करते हैं वैसे ही मजदूर भी काम करते हैं। और पूंजीवाद का विरोध दिखाया गया है इसमें। पूंजीवाद पे हमला करते हुए दिखाया गया है। अब यहाँ पे अगर हम प्रतिपाद्य की बात करें तो इसमें व्यंग्यार्थ या व्यंजनात्मक कहानी है। ये इसमें व्यंग की तरह दिखाया गया है। प्रतिकार संघर्ष की कहानी है। व्यवस्था से विरोध की कहानी है। और हार से मुकाबला करने की कहानी है। किस्सा गोई शैली में इस्तेमाल किया गया इसमें। और मजदूरों के जीवन पर आधारित कहानी है। ये हम प्रतिपाद्य में लिख सकते हैं। अब हमारा अगला जो कहानी है वो डिप्टी कलेक्टर है। और इसके जो लेखक है वो अमरकांत है। इनका जन्म 1/7/25 को हुआ था, उत्तर प्रदेश के बलिया, भागलपुर में। केंद्र में मध्य वर्ग को दिखाया गया है। मध्य वर्ग के दीवा स्वप्न को दिखाया गया है, जो दिन में वो सपने देखते हैं उसको दिखाया गया है। इसके 3 चरण को दिखाया गया है: परीक्षा की तैयारी, आर्थिक ज़रूरत की पूर्ति, और आशा विश्वास और उम्मीद के बाद निराशा। सबसे पहले तो जो उनका जो लड़का है वो परीक्षा की तैयारी करते हैं। फिर आर्थिक ज़रूरत की पूर्ति के लिए किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया उसको दिखाया जाता है। और आशा होता है, विश्वास होता है, उम्मीद होता है, और बाद में जब वो सफल नहीं होते तो निराशा होता है। इन चीज़ों को इसमें दिखाया गया है। संतान के स्वप्न को जीवित करते हैं, प्रेरित करते हैं। ईश्वर में उनका विश्वास है। तो जब हम भूमिका लिखते हैं कहानी का तो हम इन चीज़ों को उसमें डाल सकते हैं। और यहाँ पर फिर से कहानी की संवेदना में क्या लिखेंगे तो ये मध्यम वर्ग का संघर्ष है, दीवा स्वप्न है, अहम निष्ठता है, संघर्ष है, विषमताएं हैं, कला है, इच्छा और आकांक्षाएं हैं, आशा के साथ निराशा भी है। यहाँ पे जनतंत्र का वादा किया था। जब वो डिप्टी कलेक्टर की तैयारी करते हैं तो उन्होंने वादा किया था कि हम यहाँ पे जनतंत्र लाएंगे, लोकतंत्र लाएंगे, लेकिन वो बन नहीं पाते हैं। और जीवन का लक्ष्य है, यहाँ पे एक लक्ष्य लेके चलते हैं। और निम्न मध्यम वर्ग का दैनिक जीवन को भी इसमें बखूबी दिखाया गया है। इसके बाद प्रतिपाद्य की बात करें तो कहानी में नकारात्मकता की बात नहीं है, हमेशा सकारात्मक बात की जाती है। चाहे वो जब तैयारी करते हैं तब भी, जब वो फॉर्म भरते हैं तब भी, और जब वो सफल नहीं होते हैं तब भी नकारात्मक सोच एक बार आता ज़रूर है मन में कि मेरा बच्चा कुछ कर ना ले। वहाँ पे स्पष्ट दिखाया नहीं गया है, लेकिन जो चीज़ें वहाँ पे क्रिएट किया गया है उससे ये स्पष्ट होता है। और बदलता भारत, जो भारत का जो लोगों का जो सोच बदल रहा है उसको दिखाया गया है। और मध्यम वर्ग की स्थिति को दिखाया गया है। परिवार है इसमें, और संघर्ष में जो सपने हैं उसको दिखाया गया है। हताशा होने पर भी हार नहीं। संघर्ष से यहाँ पे छूट गया है, संघर्ष में झांकते सपने। एक संघर्ष है, उसमें भी लोग सपने देख रहे हैं कि हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, उस चीज़ को दिखाया गया है। और हताशा होने पर भी हार नहीं है इस कहानी में। तो हम प्रतिपाद्य के रूप में इसको लिख सकते हैं। अगला मेरा कहानी है राजा निर्वंशिया। ये कमलेश्वर की कहानी है और इसका प्रकाशन 1957 में हुआ था। इसके केंद्र में पुरुष सत्ता और समाज में स्त्री की स्थिति। जो पुरुष सत्तात्मक समाज है उसमें स्त्री की कैसी स्थिति है उस पर यह केंद्रित है। और इसके अगर हम मुख्य बिंदु देखें तो ये 2 कहानी इसमें चलती है, एक राजा निर्वंशिया की और एक जगपति की। और इसमें वंश की बात है। आहिस्ता अमरत्व का सूचक होता है, वंश जो है अस्तित्व और अमरत्व का सूचक होता है, ऐसा माना जाता है। और लोक कथा अतीत की कथा है और जगपति की कथा भविष्य की कथा है। अतीत और भविष्य के बीच में वर्तमान का संघर्ष दिखाया गया है। और इसकी अगर संवेदना की बात करें तो आधुनिकता को परंपरा से जूझ रही है, परिवर्तन की संभावना है,
संबंधों के बनते बदलते परिवेश को दिखाया गया है। पश्चाताप, आत्मग्लानि को दिखाया गया है। और इसके अगर हम प्रतिपाद्य की बात करें तो मनुष्य के होने न होने की कहानी है। कहानी में जो क्रम है उसमें वो उतार और चढ़ाव है, आलोड विलोडन है। कहीं पे दिखाया जाता है कि जो एक सोच जो है जगपति का सोच कह लीजिए या फिर जो राजा थे उनका सोच कह लीजिए निगेटिव होता है, लेकिन फिर वो पॉजिटिव हो जाता है। तो इसी को उतार चढ़ाव है उसके कहानी में। और कहानी क्रम में चलता है, दोनों ही कहानी चल रहा है पर वो क्रम में चल रहा है। और आलोड विलोडन भी है इसमें। और अगर हम इसको कोट करें तो हम रामायण से कोट कर सकते हैं कि दशरथ की जो बात थी, जो संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करते हैं, तो वहाँ से हम इसको कोट कर सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ये तैयार किया है ताकि थोड़े में ज़्यादा चीज़ों को पढ़ा जा सके। आपके एग्ज़ाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।